फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशु क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और यहां जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें जो पर्यावरण है वो तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वे वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हवा हमारे पृथ्वी के चारों ओर है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। और जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आइए देखिए शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी ग्रीक भाषा में लिथास शब्द का अर्थ है पत्थर, और एटमास शब्द का अर्थ है वाष्प, फ्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। तो ये है शब्दों की उत्पत्ति कि इन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई और क्या थी पहले। अब बात करते हैं भूमंडल। भूमंडल में पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल, यानी जो ठोस भाग है उसे हम भूमंडल कहेंगे। और यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व बनाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, इसका पता लगाना है। और समुद्री जल तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और इसे ही हम शून्य मानते हैं। देखिए यहाँ पर है ये डायग्राम जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी महाद्वीप और महासागरों को दिखाया हुआ है। और बीच में जितने भी स्काई ब्लू है ये पानी की मात्रा को दर्शाता है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये मेन है कि समुद्र तल से ये इतना मीटर ऊंचा है। कौन? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, और इसका जो मेन भाग है उसे मेरियाना गर्त कहते हैं, जिसकी लंबाई 11,022 मीटर है। क्या आपने ऐसे कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक पृथ्वी से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में आपने ऊपर देखा कि विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखने पर स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। और एशिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, यानी एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल जो टोटल एरिया है उसका 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिमी यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। और इसी तरह यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। और यूरोप भी यहाँ पे देखिए महासागरों के बारे में पढ़ेंगे और महाद्वीप। तो इसी तरह पहला एशिया था, यूरोप है, फिर अफ्रीका है, और एशिया में बहुत छोटा है, यानी
यूरोप है एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थिति पता लगा सकते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद सबसे दूसरा देश है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऐसी है थियोरिटिकल जो आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। हालांकि एक बार समझने के बाद समझ सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा याद रखने के लिए आपको उसे टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश से इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, अगर आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो आप बताएंगे सहारा रेगिस्तान यानी सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह उपमहाद्वीप महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। और चित्र 5.1 में अभी आपने देखा तो आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखने के बाद आप पता लगा सकेंगे कि जो कर्क रेखा मकर रेखा है वो किन किन भागों से होकर गुजरती है। बात करते हैं चौथे महाद्वीप उत्तर अमेरिका की, जो तीसरा बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकेत स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा सरजंदी कहा जाता है। और यह महाद्वीप सूची पूरी तरह यहाँ पे जो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और यह उपमहाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? जैसे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर क्या है ये? यहाँ पर तो द्वीप है। हम आगे महासागर के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और भी बहुत सारे महासागर हैं। जैसे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है और इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ होता है। और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं होता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं जिनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भी हैं। तो ये है आपके सभी मेन पॉइंट्स हर एक महाद्वीप के बारे में। अब पढ़ेंगे हम जल मंडल यानी जल कितना परसेंट कहाँ स्थित है। जैसे पृथ्वी को नीलग्रह कहा जाता है क्योंकि यह 71% भाग जल से घिरा हुआ है और 29% भाग स्थल है। अब इसी 29% में आप जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल है उनका 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और एवं वह इनका इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। और शेष जल का बहुत कुछ उपयोग बर्फ की परत एवं नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की जो यहाँ पे पानी की जो किल्लत है वो हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए महासागर, तो महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है और ये तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, बड़े छोटे के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये है 5 महासागर के नाम। देखिए प्रशांत महासागर, ये भी सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियानागत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति को पता लगाने के लिए बोला गया है। अगर यहाँ पे आपको महासागर दिए हैं तो इनके 4 साइड्स क्या क्या हैं।
अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर, जो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर से आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके विपरीत उत्तर में इस एशिया पश्चिम में अफ्रीका तक लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका जो कि महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 6 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है और इसमें बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी इस जो यहाँ पे जो जल संधि है इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब आपने सबसे ऊपर सुना था वायुमंडल। तो वायुमंडल हमारे चारों ओर से बने गैस की एक परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं और वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग होता है और हम पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। इस तरह वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और यही वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर पांच परतों में बांटा जाता है। इन पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। ये पांचों मंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा में 99% भाग है और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 21% तथा दूसरी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है। जबकि जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहण को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है और उस पर ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। हम देखिए जीवमंडल जहाँ स्थल तथा जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यहाँ वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य जो सहित सभी प्राणी है वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में जुड़े हुए होते हैं और जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में यानी जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है और पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक
क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटाव है वह तेजी से होने लगता है और परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है और हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी से डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया था। यह जल दूसरे जीवों को दे दिया। यह जो जल है दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता था। और उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडलीय वायुमान तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये था आपका होल चैप्टर। पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने देखे 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, तो आपने देखा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और एक और जो ऊपर मंडल मैंने आपको पढ़ाया। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।